हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 119 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और अधिकार। तो दोस्तों, यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने एक रिपोर्ट में देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित 46 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में व्याप्त अमानवीय और निंदनीय स्थितियों को चिन्हित किया है। यानी जिस तरीके से केंद्र के अंतर्गत और राज्य के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आते हैं, ठीक है, जो भी केंद्र है, उसमें जिस तरह से अमानवीय यानी मानव के प्रति जो अमानवीय है और निंदनीय स्थिति है, जिस तरीके से किनके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, नर्सों के द्वारा या उनमें कार्य करने वाले वर्करों के द्वारा जिस तरह से यह स्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए NHRC ने एक रिपोर्ट जारी किया है। और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है इस रिपोर्ट में और क्या है भारत के और भारत के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उसकी स्थिति, जो उसमें हॉस्पिटल आते हैं। ठीक है, तो यह टॉपिक जो है भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय से है यह। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो जो जैसे कि जीएस के पेपर है, तो इससे संभावित जो करंट अफेयर्स में जो घटनाएं घटती है, ठीक है, कोई रिपोर्ट आता है, तो इस रिपोर्ट को आपको रिलेट करके चलना पड़ेगा। तो उसी में जो ये टॉपिक है आज, इस टॉपिक को देखते हैं। तो इस टॉपिक को बेहतर से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है, ठीक है, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पूछे जा सकते हैं इस एग्जाम में, उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रभावकारिता एवं विकास की राह की प्रमुख बाधाओं की चर्चा करें और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए समाधान भी सुझाएं। ठीक है, देखते हैं कि यह प्रमुख बिंदु क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, यानी जो यह अधिनियम आया था, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए सभी चालू सरकारी सुविधाओं का दौरा करने के बाद मानवाधिकार निकाय द्वारा रिपोर्ट की गई है यह। ठीक है, यह रिपोर्ट में कहा गया है कि संस्थानों ने, मतलब संस्थाओं में अवैध रूप से रोगियों को उनके ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक रखा जाता है, जो मानसिक रूप से बीमार रोगियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अगला है कि इसके अलावा रिपोर्ट चिकित्सकों, बुनियादी ढांचे की कमी और उचित सुविधाओं की कमी विभिन्न हितधारकों द्वारा बहुत दयनीय और अमानवीय व्यवहार की बात करती है। यानी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये चिकित्सकों द्वारा या उसमें जो बुनियादी ढांचे की कमी है, वो उचित सुविधाओं की कमी है, विभिन्न हितधारक जो है उससे रिलेटेड, ठीक है, जो वर्कर है उनके द्वारा भी दयनीय और अमानवीय व्यवहार की बात की जाती है। तो ये सब रिपोर्ट में आया है। उसके बाद है कि इस प्रकार दीर्घकालिक संस्थागतकरण न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, बल्कि अधिकारों से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों जैसे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत दायित्वों का निर्वहन करने में राज्य सरकार यानी सरकारों की विफलताओं को भी इंगित करता है। तो यह है इसके प्रमुख बिंदु कि यानी यह जो रिपोर्ट आया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या क्या है, किन किन बातों को जिक्र है, यह है। उसके बाद ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं और इसकी विशेषताएं। यानी सबसे पहले देखेंगे कि मानव स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में जो लाया गया था उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, वो किन क्षेत्रों में काम करता है। तो कह रहा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं उपलब्ध करवाना, ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की डिलीवरी और इससे जुड़े मामलों अथवा इनसे संबंध घटनाओं के दौरान उनके अधिकारों को संरक्षण, प्रोत्साहन और पूर्णता प्रदान करना है। ठीक है, जिसमें अगला पॉइंट है कि मानसिक बीमारी से ग्रसित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अथवा बेसहारा व्यक्ति सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं में बिना किसी प्रभाव और वित्तीय लागत के मानसिक स्वास्थ्य इलाज और सुविधाएं मुफ्त पाने के हकदार होंगे। उसके बाद अगला है पॉइंट है कि इस अधिनियम के अनुसार मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को उसके मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक देखभाल, इलाज और शारीरिक देखभाल के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार होगा।
अगला है कि अधिनियम में गरिमा के साथ जीवन जीने, समुदाय में रहने का अधिकार, व्यक्तिगत संपर्क और संप्रेषण का अधिकार, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार से संरक्षण, दिव्यांगजनों के समान इलाज के अधिकार को भी मान्यता प्रदान की गई है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में लाया गया था, उनकी यह विशेषताएं हैं। उसके बाद अगला है कि अधिनियम के अनुसार मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को मांसपेशी शिथिलता और एनेस्थीसिया का प्रयोग किए बिना विद्युत चिकित्सा प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही विद्युत चिकित्सा थेरेपी नाबालिग पर प्रयोग में नहीं लाई जाएगी। इसमें ऐसे व्यक्तियों के स्टरलाइजेशन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उन्हें किसी भी स्थिति में किसी भी तरह अथवा प्रकार से जो भी हो चेन से बांधा नहीं जाएगा। अगला पॉइंट है कि अधिनियम के अनुसार मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को एकांत या एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा। केवल आवश्यक होने पर ही शारीरिक नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, इसका यह मुख्य विशेषता है। उसके बाद देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य समर्थन को शिक्षा के साथ एकीकृत किए जाने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो युवा के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में वृद्धि के साथ शैक्षणिक संस्थाओं को छात्रों की भावनात्मक भलाई को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए। जिसमें अगला पॉइंट है कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, ठीक है, 2021 रिपोर्ट में 21 देशों के लिए यूनिसेफ के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार भारत में 15 से 24 वर्ष के बीच के 7 युवाओं में से प्रत्येक ने किसी न किसी रूप में खराब मानसिक स्वास्थ्य की सूचना दी, जैसे कि अवसाद या अरुचि की भावना। अगला है कि प्रशिक्षित पेशेवरों की भारी कमी के कारण भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट और बढ़ गया है। और क्या है कि जो संस्थाएं हैं यानी हॉस्पिटल है, उसमें क्या है कि प्रशिक्षित पेशेवर नहीं है, कमी है उसकी, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य के संकट और बढ़ गए हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री के एक अध्ययन का अनुमान है कि भारत में प्रति 1 लाख रोगियों पर 0.75 मनोचिकित्सक हैं, जो प्रति 1 लाख पर अनुशंसित 3 मनोचिकित्सकों की तुलना में बहुत कम है। अगला है कि भारत सरकार की प्रमुख पहले क्या है इसलिए इसके क्षेत्र में, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लाया गया है, तो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, यानी देश में मानसिक विकारों की व्यापकता और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी के समाधान के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP को अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1996 में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP भी शुरू किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। यह अधिनियम क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के लिए सरकारी संस्थानों से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं उपचार सुविधा प्राप्त करना सुनिश्चित किया गया है। अगला है कि इसने IPC की धारा 309 के महत्व को काफी कम कर दिया और आत्महत्या के प्रयास अब केवल अपवाद के रूप में ही दंडनीय हैं। अगला है कि किरण हेल्पलाइन। तो किरण हेल्पलाइन जो है यह नंबर दिया गया है कि वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने हेतु 24/7 यानी 24 घंटा यानी 7 दिन तक टोल फ्री हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण पहल क्या है, तो कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। अगला है कि मानस मोबाइल ऐप। तो सभी आयु समूहों में मानसिक सेहत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2021 में मानस ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो आगे की राह क्या हो सकता है इस क्षेत्र में, यानी जो हम लोग जो टॉपिक देखे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और अधिकार के क्षेत्र में, तो क्या है कि बच्चे से क्या राह मांगते हैं। ठीक है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा HEIS आत्म अन्वेषण, आत्म खोज और आत्म प्रयोग की यात्रा है। एक सुरक्षित और अनुकूल सीखने
के माहौल का निर्माण छात्रों के बेहतर भावनात्मक और मानसिक भलाई को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिससे बदले में बेहतर शैक्षिक परिणाम प्राप्त होंगे। अगला है कि संस्थागत प्रयास के अलावा शिक्षकों और प्रोफेसरों को भी अपनी ओर से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए, सत्यापन और स्वीकृति की पेशकश करनी चाहिए और शर्मिंदगी से बचना चाहिए। अगला है कि स्कूल स्तर पर मेंटोर मेंटी प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं, ताकि छात्र अपने परामर्शदाता या मेंटोर के सामने स्वयं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकें, जो फिर उन्हें मानसिक विकार की चपेट में आने से बचने में सहायता कर सकते हैं। अगला है कि भौतिक अवसंरचना का उन्नयन करने और अधिक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों एवं कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के साथ मानव संसाधनों को सुदृढ़ करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में की भी आवश्यकता है। अगला है कि यह महत्वपूर्ण है कि मानसिक विकार से संबंधित कलंक को दूर किया जाए, जिसके लिए मशहूर हस्तियों एवं सोशल इन्फ्लुएंसर आदि की सहायता से लक्षित जागरूकता एवं आउटर रीच अभियान चलाया जा सकते हैं। अगला है कि योग और ध्यान के विस्तार से भी भारी राहत प्राप्त होगी। नागरिक समाज द्वारा समुदाय आधारित संगठनों के सहयोग से उनकी क्षमताओं का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इन पहलों को सरकार द्वारा दृढ़ता से समर्थन देना भी आवश्यक होगा। अगला है कि भारत को राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक समेकित आत्महत्या रोकथाम रणनीति की आवश्यकता है। दोस्तों, इस तरह से यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।